हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, हमने आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2009 का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। जो दोस्त नहीं देखे हैं उसको जा कर के देख लें। आज मैं यूपीएसजीएस जो है प्रारंभिक परीक्षा 2012 का आज मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा। इसका पहला पार्ट मैं दोस्तों हर पेपर को 2-3 पार्ट में इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं जिससे कि हम व्याख्या के साथ उसको सॉल्व करवा सकें, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है तो उसमें देखने में भी सब लोगों को बहुत मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों मैं इसको 2-3 पार्ट में इसीलिए तोड़ के करवाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करें, जिससे जो भी दोस्त हमारे हैं उनको जो भी इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा उनको हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 98 पोस्ट 98 है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है और दोस्तों इसमें आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एमसीक्यू सेंटर के ही नाम से बना हुआ है। किस नाम से दोस्तों? वो है जिस नाम से चैनल है दोस्तों MCQS सेंटर, स्पेस दे करके यह सेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इससे संबंधित जो भी सूचना होगी हम आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसका PDF भी हम जितनी ज़रूरत होगी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका पहला जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रारंभिक डिग्री बाद में पारित की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें विकल्प दिया हुआ है, पहला विभाजन में, दूसरा भागीदारी, तीसरा कब्जा अंतःकालीन लाभों में, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों और भी हम आपको इसके बारे में बता दें डिग्री के बारे में। डिग्री जो है दोस्तों CPC जो है 1908 की धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। डिग्री को धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। और भी आपको बता दें कि CPC में दोस्तों जो है भाग कितने हैं? टोटल भाग हैं 11। धाराएं कितनी हैं दोस्तों? धारा 158 कुल धाराएं हैं। और इसमें दोस्तों आदेश जो है आदेश जो है इसमें 51 आर्डर इसमें हैं। तो दोस्तों इसमें 51 आर्डर हैं। और भी आपको कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ साथ में ही। ये जो है दोस्तों ये आपका जो है पारित किया गया 21 मार्च 1908 को। लेकिन दोस्तों ये परिवर्तित कब हुआ? परिवर्तन इसका क्या है? परिवर्तन तिथि ये हुआ आपका 1 जनवरी 1909 को ये परिवर्तन में आया। तो ये दोनों तिथि दोस्त याद कर लीजिए। 21 मार्च को पारित हुआ और 1 जनवरी 1909 को ये प्रवर्तन में आया, जबकि ये 21 मार्च 1908 में ही पारित कर दिया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 4 के अधीन बाद में व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने के लिए सशक्त है। तो इसमें कौन सा है सशक्त? कब सशक्त है दोस्तों? उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने पर, उसकी स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने पर, जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ चुका हो। डी है A एवं B दोनों। इसमें दोस्तों सही आंसर जो है A वाला है कि जब उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने पर, ठीक है, तो उसको कमीशन जारी कर सकता है। अगला है दोस्तों जो प्रश्न है आपका तीसरा, जहाँ एक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के विरुद्ध दोष कारित किया गया है और प्रतिवादी दूसरे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करता है, वहाँ व्यक्ति के या चल संपत्ति के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का बाद जो है दोस्तों वो कहाँ पर इसका जो है संस्थित किया जा सकता है? तो विकल्प है दोस्तों उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में संस्थित किया जा सकेगा जहाँ दोष कारित किया गया है, उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है। वादी के विकल्प पर या तो ये या तो B, भारत में कहीं भी संस्थित किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों सही जो आंसर है आपका C, यानी कि वो दोनों जगह में से कहीं भी बात संस्थित करता है जहाँ दोष कारित हुआ है या जहाँ प्रतिवादी निवास करता है। ठीक है, वो वादी के विकल्प पर है, वो जहाँ चाहे वहाँ बात संस्थित कर सकता है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न जो है यह दोस्तों अपराध के समन का प्रभाव होता है, यानी कि जब किसी अपराध का जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं जब उसका समन कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तब उसका क्या प्रभाव होता है अभियुक्त पर। तो दोस्तों उसमें जो है विकल्प जो दिया है, पहला है कि दोष मुक्त हो जाता है अभियुक्त, उसका उन्मोचन हो जाता है, समझौता या दोषी थी। तो इसमें पहले सही विकल्प दोस्तों दोष मुक्त मान लिया जाता है। जब अपराध का समन हो जाता है तो उसको दोष मुक्त मान लिया जाता है। ठीक, अगला जो दोस्तों प्रश्न है, और इसमें और चीज़ बता दें आपको
ये जो है ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये CRPC जो है, CRPC की धारा जो है धारा 320 की उपधारा 8 में दिया गया है। यानी 320 के खंड 8 में ये सीधे सीधे प्रावधान किया गया है कि अपराध के समन का क्या प्रभाव होगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, संक्षिप्त विचारण में अधिकतम दंड हो सकता है। तो संक्षिप्त विचारण में दोस्तों अधिकतम दंड कितना हो सकता है? विकल्प 3 मास, 6 मास, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसमें दोस्तों अधिकतम दंड हो सकता है खाली 3 मास। ठीक, अब बात आती है कि संक्षिप्त विचारण यानी कि समरी ट्रायल CRPC में कहाँ दिया हुआ है। तो CRPC में दोस्तों समरी ट्रायल जो है वो है चैप्टर 21 में दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो है धारा 260 से 265 के बीच में इसका प्रावधान किया गया समरी ट्रायल का। और जो 3 माह से सज़ा की बात है दोस्तों, ये कहाँ दिया गया है? ये धारा 262 में ये दिया गया है प्रावधान। ठीक है, 262 में दिया गया है। एक बात और आपको बता दें कि ये जो होता है समरी ट्रायल जो होता है दोस्तों, ये खाली समन मामलों में समरी ट्रायल किया जाता है। ठीक है, समन मामलों में। और भी आपको इसमें कुछ जानकारी हम दे दें, कौन समरी ट्रायल करता है ये भी जान लीजिए। कौन मजिस्ट्रेट को पावर है समरी ट्रायल का? तो कर सकता है CGM करता है, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है। और उसके बाद दोस्तों मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, महानगर जो है मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कब करता है? हाई कोर्ट के आदेश पर। ठीक, ये जो है हाई कोर्ट के आदेश पर करता है। और दोस्तों जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये कब करता है? जब मामला दोस्तों जो अपराध है वो 6 माह का अपराध हो, यानी कि उसमें 6 माह से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती है, या सिर्फ वो मामला जुर्माने से ही दंडनीय है, तो उच्च न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी इसका समरी ट्रायल कर सकता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर उद्घोषणा में उपस्थित होने की तिथि कितने दिन से कम नहीं होगी? तो ये दोस्तों जो है आपका छठवां जो आंसर है, इसका जो आंसर दिया है वो है आपका 30। विकल्प में 15 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है 30 दिन होगा। सातवां जो प्रश्न है दोस्तों, धारा 145 खंड 6 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण संस्थित किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो है पुनरीक्षण किसके द्वारा संस्थित किया जाएगा, किसके समक्ष? ठीक है, इतने में संहिता के अंदर उपखंड मजिस्ट्रेट में पारित आदेश के पुनरीक्षण संस्थित किया जा सकेगा। तो पुनरीक्षण जो है इसमें विकल्प जो आपका दोस्तों सही है वो विकल्प है आपका D, यानी कि सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में, ठीक है, पुनरीक्षण के लिए संस्थित किया जा सकेगा। अगला जो दोस्तों है 8 नंबर, चोरी के अपराध का विचारण उस न्यायालय में किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता उसमें विकल्प दिया है में चोरी कारित है, चुराई हुई संपत्ति कब्जे से प्राप्त हुई है, अपराधी चुराई हुई संपत्ति जानते हुए रखा हुआ है, उपरोक्त में से कहीं भी। तो इसमें दोस्तों विकल्प जो है वो आपका D सही है, उपरोक्त में से कहीं पर भी उसका जो होता है दोस्तों विचारण किया जा सकता है। इसमें दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि जो ये प्रावधान जो है कि अपराध कहाँ विचारणीय होगा, तो ये जो चोरी वाला मामला है ये CRPC की धारा जो है दोस्तों, इसकी धारा जो है 181 खंड 3 में दिया गया है। इसमें उसकी हेडिंग है दोस्तों कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 9वां प्रश्न है, यदि अपराध के केवल जुर्माने से दंडनीय है वहाँ संज्ञान लेने की परिसीमा होगी। मान लीजिए कोई अपराध है जो केवल जुर्माने से ही दंडनीय है, तो उसमें जो संज्ञान लेने की जो परिसीमा है वो क्या होगी? पहला है 6 माह, दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, चौथा है 3 वर्ष। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है आपका A, यानी कि 6 माह, जबकि अपराध सिर्फ जुर्माने से ही दंडनीय हो। इसमें और बता दें आपको ये प्रावधान जो है संज्ञान का कि इसकी जो परिसीमा की बात की गई है ये CRPC की धारा जो है दोस्तों, CRPC की धारा 400 इसमें कितने 400 दोस्तों 68 में ये प्रावधान किया गया है। तो इसमें और भी बता दें कि अगर अपराध दोस्तों 1 वर्ष से अनधिक अगर है, ठीक है, 1 वर्ष से अगर अनधिक से दंडनीय है, 1 वर्ष से अनधिक यानी कि 1 वर्ष से अधिक ना हो, 1 वर्ष से अनधिक से दंडनीय है तो उसकी परिसीमा काल जो होगी दोस्तों 1 वर्ष होगी। संज्ञान के लिए परिसीमा काल 1 वर्ष होगी। और वहीं दोस्तों अगर अपराध जो है 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष से अधिक व
3 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष से अनधिक यानी कि 3 वर्ष से अधिक नहीं है, तब परिसीमा काल क्या होगी? तब परिसीमा काल 3 वर्ष होगी। तब परिसीमा काल जो होगी वो 3 वर्ष होगी। ये दोस्तों सब प्रावधान CRPC धारा 468 में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अगला जो दोस्तों है आपका क्वेश्चन, वो एक अभियुक्त को मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध के लिए 1 वर्ष के कारावास और 1000 रुपये जुर्माने से दोष सिद्ध करता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम दंड दिया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही आंसर है, आपका सही जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 9 मास। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रावधान कहाँ किया गया है। तो ये प्रावधान दोस्तों आप जब देखेंगे IPC जब खोलेंगे तो IPC की धारा जो है 65 में ये प्रावधान आपको दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जब है कोई व्यक्ति जो होता है, जबकि वह जुर्माने से, ठीक है, मतलब दोनों उसको दंड है, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। और वह जो होता है अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है या जुर्माना देने में हिला हवाली करता है, तो 65 में सीधे सीधे प्रावधान किया गया है कि उसको जो है वो जिस अपराध से दंडनीय है, तो अधिकतम उस अपराध के लिए जितना दंड है उसके 1/4, कितने से 1/4 से कारावास से भी वह फिर दंडनीय होगा। तो इसमें दोस्तों अगर देखेंगे तो जब आप देखेंगे 378, जब चोरी की बात, आप चोरी यह है तो चोरी की डिफिनीशन 378 में दी गई है और इसके लिए दंड का प्रावधान जो है दोस्तों 379 में दिया गया है। तो 379 में चोरी का जो है दंड दिया गया है, वो दंड कितना है? 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष दोस्तों अगर चोरी के लिए अधिकतम है और वो जुर्माना नहीं देता है, तो इसका दोस्तों 12×3 = 36, ठीक है, यानी कि 36 मंथ ये है। अब इसमें दोस्तों 1/4 अगर आप निकालेंगे तो 9 चौक 36, आप इसमें 9 से जब भाग देंगे दोस्तों, 9 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 4 से जब भाग देंगे, आप 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 9, यानी कि 9 माह, ठीक है, आपको 1/4 जो हो जाएगा 9 माह इसका ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानिए कि ये प्रावधान आपका जो दिया गया है वो दिया है आपका IPC की धारा 65 में, ठीक है, 1/4 होगा। तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों, इसलिए आंसर इसका जो होगा 9 मास होगा, ठीक, 9 चौक 36। अगला जो मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा का रिमांड नहीं दे सकता है। अब दोस्तों इसमें जानिए कि मजिस्ट्रेट जो है कि पुलिस अभिरक्षा यानी कि पुलिस कस्टडी में रिमांड नहीं दे सकता है 24 घंटे से अधिक, 7 दिन से अधिक, 14 दिन से अधिक, 15 दिन से अधिक। तो इसमें आंसर जो है दोस्तों आपका 15 दिन से अधिक मजिस्ट्रेट जो है पुलिस कस्टडी में नहीं दे सकता, पुलिस कस्टडी में अभियुक्त को। तो ये प्रावधान जो दोस्तों है आपका CRPC जो है, CRPC की धारा जो है, CRPC की धारा 167 में दिया गया है। लेकिन आपको इसमें और बता दें कि ये तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको 15 दिन से अधिक पुलिस कस्टडी में नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें, तो वो 7 दिन की रिमांड दे सकता है, ठीक, पुलिस अभिरक्षा में 7 दिन की रिमांड पर दे सकता है। वहीं दोस्तों अगर और हम आगे आपको बताएं तो इसमें दोस्तों जुडिशियल जो कस्टडी होती है वो होती है 2 तरीके की, एक होती है 90 दिन, एक होती है 60 दिन। तो दोस्तों जिसमें जो होता है अगर अपराधी जो है मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या 10 वर्ष से अनधिक यानी 10 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय अपराध अगर उसने कोई किया है तो उसमें जुडिशियल कस्टडी 90 दिन तक और अन्य मामलों में 60 दिन तक जुडिशियल कस्टडी दिया जा सकता है। आगे दोस्तों आपको बता दें कि 12 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा हो सकती है, ठीक है। तो जो उपधारणा की जो बात है दोस्तों, तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा एवं भी दोनों। तो इसमें दोस्तों आपका जो दिया है ये आपका दिया है एविडेंस एक्ट की धारा 4 में, एविडेंस एक्ट की धारा 4 में उपधारणा के बारे में बात की गई है। तो इसमें आंसर जो है दोनों सही है। और उसमें उपधारणा दोस्तों 3 तरीके की दी गई है। एक है दोस्तों मे प्रिज्यूम, एक है मे प्रिज्यूम दोस्तों यानी कि उपधारणा कर सकेगा। एक है शैल प्रिज्यूम दोस्तों, शैल प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा। एक है दोस्तों निश्चायक, ठीक है, मतलब यानी कि कॉन्क्लूसिव, ठीक है, प्रिजम्पशन, ठीक। तो दोस्तों ये 3 तरीके की वहाँ उपधारणा की बात की गई है। आगे हम बता दें आपको सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है? तो सूचक प्रश्न दोस्तों आंसर दिया है मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, उपर्युक्त सभी में। तो सूचक प्रश्न जो होता है दोस्तों वो आपका जो है वो आपका प्रति परीक्षा में ही सिर्फ पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न का प्रावधान कहाँ दिया गया है?
वो एविडेंस एक्ट की धारा दोस्तों 141 में सूचक प्रश्न क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और 142 में दोस्तों ये बताया गया है कि उन्हें कब नहीं पूछा जा सकता है, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जा सकता है। ठीक। और 143 में बताया गया कि सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है। ठीक, कब पूछा जा सकेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सूचक प्रश्न से संबंधित ठीक आंसर। चौथा है 14वां है दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत साक्षी के पूर्व कथन के लिए प्रतिपरीक्षा हो सकती है। तो इसमें दोस्तों है आंसर जो है आपका इसमें कि उसे साबित किए बिना और साक्षी को दिखाए बिना। तो आपका ये जो आंसर है इसमें दोस्तों डी वाला सही है। आप इसको धारा 145 में जा कर के देखेंगे, सीधे सीधे आपका ये लिखा हुआ है। अगला दोस्तों जो है आपका 15 नंबर जो प्रश्न है आपका वो है, दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति दस्तावेज को न्यायालय में पेश करने से इस आधार पर इनकार कर सकता है। विकल्प है प्रसंगत अभिलेख अप्रकाशित अभिलेख है, प्रसंगत अभिलेख राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित अभिलेख ग्राह्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों सम्मानित जो साक्षी है उसके लिए प्रावधान जो दोस्तों एविडेंस एक्ट की धारा जो है एविडेंस एक्ट की धारा 139 में दिया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो है एविडेंस एक्ट की धारा जो 45 है उसके अंतर्गत विशेषज्ञ की राय कब प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है इन कंडीशनों में, विज्ञान से संबंधित मामला हो, कला, विदेशी विधि, उंगली छाप या हस्ताक्षर या हस्तलेख के बारे में जब कोई विवाद हो तो उसमें जो होता है दोस्तों विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है 17, आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्व चरित्र यानी सील जो है विकल्प है सुसंगत होता है, सदैव असंगत होता है, सुसंगत होता है जब इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि वह अच्छे चरित्र का है। चौथा है सुसंगत होता है जब साक्ष्य दिया जाता है कि वह अच्छे चरित्र का है तथा जब बुरा चरित्र स्वयं विवादक है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो आपका है डी, यानी कि सुसंगत होता है। ठीक है, यानी कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्व चरित्र जो है वो सुसंगत होता है। कब? जब साक्ष्य दिया जाता है कि वह अच्छे चरित्र का है, तब बुरा चरित्र स्वयं विवाद और बुरा चरित्र जब स्वयं विवादक हो। ठीक है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर वैसे सामान्यता जो होता है उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य जो होता है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है, वो असंगत होता है। लेकिन अगर उस मामले में ये बताया गया कि जो अभियुक्त है वो अच्छे चरित्र का है, तब उसके काउंटर में उसके बुरे चरित्र को बताया जा सकता है, या दोस्तों वो तब और सुसंगत होता है जबकि उसका बुरा चरित्र जो है वो स्वयं में ही विवादक है, मामले में विवादक तथ्य है, या वह पूर्व दोष सिद्धि के मामले पूर्व दोष सिद्ध किया गया है तब भी उसका पूर्व जो होता है बुरा चरित्र सुसंगत होता है उस मामले में। तो ये दोस्तों जो प्रावधान है आपका, ये प्रावधान है एविडेंस एक्ट की धारा जो है एविडेंस एक्ट की धारा आपका 53 और 54 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक, हमने बताया कि उसमें स्पष्टीकरण दो दे, जहाँ पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो, तो ऐसे मामलों में जो होता है उसका बुरा जो सील है वो सुसंगत होता है उस मामले में। और दोस्तों अगला बताएं आपका जो प्रश्न है वो है दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अंतर्गत पीड़ित जो है विकल्प है दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकता है। ठीक, बी है अपीलीय न्यायालय की विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद अपील फाइल कर सकता है, अपील दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं रखता, अपील फाइल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और लोक अभियोजन के साथ समक्ष जाना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों आपका ये है कि दोष मुक्ति के आदेश के जो है विरुद्ध अपील दाखिल कर सकता है। इसका जो प्रावधान है दोस्तों आपने देखा इसमें लिखा हुआ 372 धारा 372 में इसका प्रावधान किया गया है कि जो कि हेडिंग है दोष मुक्ति की दशा में अपील। ठीक, अब आपका 19वां प्रश्न है दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित असंशयिकारात्मक कथन जो है आपका विकल्प है साक्ष्य का सारभूत भाग है, साक्ष्य का सारभूत भाग नहीं है, सारभूत भाग है या नहीं, तथ्यों परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19वां का दोस्तों आपका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि साक्ष्य का सारभूत भाग नहीं है। 20वां जो है दोस्तों आपका, अनेक साक्षियों का अन्वेषण के दौरान संयुक्त कथन अभिलिखित किया गया, विकल्प है अक्षम साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत करना, ऐसे साक्षियों का साक्ष्य जो ग्राह्य होगा, ना तो ऐसे अक्षम व्यक्तियों का साक्ष्य ना तो अग्राह्य साक्ष्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है वो दोस्तों 20 का जो है
आपका सही आंसर सी है। तो इसमें दोस्तों क्या है, अनेक साक्ष्यों का अन्वेषण के दौरान संयुक्त कथन अभिलिखित किया गया, तब ऐसी दशा में ना तो ऐसे अक्षम व्यक्तियों का साक्ष्य ना तो वो ग्राह्य साक्ष्य होगा। ठीक है। अगला दोस्तों जो है आपका दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 3 वर्ष से अनधिक दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा काल होगा। तो इसमें दोस्तों हमने आपको बताया कि सीआरपीसी की धारा जो है, सीआरपीसी की धारा 468 के अंतर्गत ये बताया गया है, ठीक है, कि कब इसका जो है परिसीमा काल क्या होगी, ठीक है, अपराधों के लिए। तो इसमें दोस्तों 3 वर्ष से अनधिक के लिए जो परिसीमा काल आपका होगा 3 वर्ष। 21 का दोस्तों आपका सी विकल्प सही है, हमने उसमें आपको डिटेल में बताया था उस क्वेश्चन में। अगला दोस्तों जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंदर पारित डिग्री के विरुद्ध असफल पक्षकार पुनरीक्षण दाखिल कर सकता है। तो इसमें दोस्तों 22 का जो आपका विकल्प है वो है आपका डी, या तो सेशन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष। 23 जो है आपका दोस्तों परिवाद की पुलिस रिपोर्ट में विलयन होने पर विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मान लीजिए दोस्तों अगर किसी ने परिवाद किया है और पुलिस रिपोर्ट भी उस पर आ गई है, तो ऐसे मामलों में किस आधार पर उसका ट्रायल किया जाएगा? परिवाद पर संस्थित मामले के आधार पर, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले की पर दोनों विचारण के दौरान सुविधानुसार और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार। तो इसमें दोस्तों अगर परिवाद और पुलिस रिपोर्ट दोनों एक दूसरे टकराते हैं तो इसमें दोस्तों है आपका मामला जो होता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही इसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है। आपका 24 जो नंबर है दोस्तों वो है आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर सकता है। साक्ष्य अभिलेखन के बाद जांच या विचारण के दौरान केवल मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय द्वारा, साक्ष्य अभिलेखन से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा, लेकिन साक्ष्य अभिलेखन के बाद केवल सेशन न्यायालय द्वारा, साक्ष्य अभिलेखन के पूर्व मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय द्वारा, साक्ष्य अभिलेखन के बाद केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, लेकिन साक्ष्य अभिलेखन से पूर्व सेशन न्यायालय द्वारा। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है 24 में आपका विकल्प सही है ए, आपका साक्ष्य अभिलेखन के बाद जांच या विचारण के दौरान केवल मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय द्वारा ही। अगला दोस्तों जो आपका प्रश्न है, अल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये जीएस का प्रश्न है, ये लॉ का प्रश्न नहीं है। तो इसमें दोस्तों आप देख लीजिए, फिर भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों 25 का जो आपका 25 का आपका आंसर ये सही है, असाधारण गर्म समुद्री धारा द्वारा। ठीक है। 26 हिंदुस्तानी कला क्लासिकल संगीत राग भैरवी गाया जाता है। तो ये है दोस्तों आपका सुबह में। ठीक। 27 नंबर है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक खंडपीठें हैं? तो इसमें दोस्तों जो प्रश्न है आपका 27 में आपका डी, ठीक, गुवाहाटी। 28 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि कौन थे। ये हैं आपके न्यायाधीश जो हैं आपके एच.जे. कानिया। 29वां है, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसको भी आप जानते ही होंगे, यह है लॉर्ड मैकाले, जबकि एविडेंस का डफरिन है। ठीक। आगे दोस्तों आपको बता दें कि इसमें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि MCQ सेंटर के नाम से है। किस नाम से दोस्तों? MCQ सेंटर के नाम से। ठीक। MCQS फिर स्पेस देके सेंटर के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF समय समय पर उपलब्ध करवाते हम रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।